हाय एवरीवन। मैं आ गया हूँ अपना अगला वीडियो आपके पास लेके और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आजकल ना सिर्फ मुझे बट आप लोगों को भी आई एम श्योर बहुत जगह सुन रहा होगा। मुझे आजकल पार्टीज में, ऑफिस में, आसपास जहाँ भी लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बहुत लोग आके मुझसे एक सवाल करते हैं और वो सवाल है, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ मार्केट क्रैश? क्या इकोनॉमिक डाउनटर्न आने वाला है? और इसका सिंपल शब्दों में आंसर है यस एंड नो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यस क्यों और नो क्यों, बट इसके लिए आप हमको थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में जो भी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आए हैं, जो भी मार्केट क्रैशेस हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, और हम उनके रीजंस को थोड़ा सा समझ के एक्सप्लोर करके फिर इसका आंसर आप खुद समझ जाएंगे। तो दैट इज माई आंसर टू यू इन सिंपल वर्ड्स। नाउ लेट्स गो अ बिट डीपर। और डीपर जाने के लिए लेट्स लुक एट अ फ्यू हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि हुए हैं और जिनमें मार्केट्स बहुत सिग्निफिकेंटली क्रैश हुए हैं। तो इनके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ इवेंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। लेट्स गो फर्स्ट। जो दुनिया का सबसे पहला जिसको मार्केट क्रैश बोलते हैं वो 1600s में हुआ था। वो भी कोइंसिडेंटली नेदरलैंड्स में हुआ था, जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेदरलैंड्स में दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप समझ सकते हैं पहला क्रैश भी यहीं पे हुआ था। फिर हम बात करेंगे 1700s में एक बहुत ही दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वो उसको बोलते हैं बंगाल क्रैश और या बंगाल बबल। और वो हुआ था वेस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल में। उस टाइम बंगाल एक ही था। तो तब हुआ था ये। और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मैं आपको वो कहानी भी बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के 1900s में जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक क्रैशेस हुए, उनमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके रीजंस हम देखेंगे। सबसे बड़ा तो ऑफ कोर्स है द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में जो चालू हुआ था और जो काफी टाइम तक चला। उसको हम देखेंगे एक बार। जापानीज बबल जो है, वो आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन जापान में एक टाइम आया था जब जापान का स्टॉक मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली जंप किया था और उसके बाद अचानक बहुत तेज गिरा था। उसे बोलते हैं जापानीज बबल। फिर हम बात करेंगे डॉट कॉम बबल की। डॉट कॉम बबल आपने बहुत सुना होगा, ये 2000 के आसपास आया था, ग्लोबल फिनोमिना था ये। फिर हम बात करेंगे 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस की, और कोविड के बारे में भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे बबल्स जो अभी बन रहे हैं, लेकिन उनको हम सभी इग्नोर कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। और वो बबल जो हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ये हैं क्रिप्टो बबल और कुछ स्टॉक्स के बबल। फॉर एग्जांपल टेस्ला हो गया, या इस तरह के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बबल बन रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एंड में हम एनालाइज करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये बबल या स्टॉक मार्केट क्रैश की कंडीशंस बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो ये मेरा वीडियो रहेगा आज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि मैंने आपको बताया था नेदरलैंड्स का जो सबसे पहला क्रैश था। उसे बोलते हैं ट्यूलिपोमेनिया। ट्यूलिपोमेनिया इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ट्यूलिप के जो प्राइसेस हैं वो अचानक बहुत तेजी से बढ़े और उसके बाद अचानक बहुत तेजी से गिरे। और अब आप ये पूछेंगे कि तेजी की डेफिनेशन क्या है। तेजी की डेफिनेशन ये है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम नंबर्स देखें और नंबर्स देख के हम डिसाइड करें कि हम कैसे डिसाइड करें कि इसमें बबल बन रहा है कि नहीं। तो अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उस टाइम पे ट्यूलिप के जो प्राइसेस थे वो दिख रहा है। आप एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इमेज बहुत पुरानी है, मैंने कहीं से डाउनलोड की है, तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। बट आप ये देख सकते हैं कि इसका जंप कितना है। ये जीरो के आसपास से 1634 में ट्यूलिप के प्राइसेस थे, और वो जीरो के आसपास से चढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ये 200 के आसपास टच कर गए, और जीरो से 200 जाके और फिर अचानक क्रैश किए। और ये पूरा जो ग्रोथ हुआ है ये आप देख सकते हैं सिर्फ इस पीरियड में हुआ है। तो ये था टुलिपोमैनिया। अब इसमें मैं बताता हूँ हुआ क्या था और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दुनिया का जो सबसे महंगा ट्यूलिप, एक ट्यूलिप का फ्लावर, ट्यूलिप जो है यहाँ पे बड़े पॉपुलर है। यहाँ पे हमारे इंडिया में भी कश्मीर में ट्यूलिप बहुत उगाए जाते हैं। यहाँ पे भी ट्यूलिप बहुत पॉपुलर है। तो आप जान के आपको विश्वास नहीं होगा कि एक ट्यूलिप जो है वो कितना महंगा बिक सकता है। यहाँ ये आप जो स्क्रीन पे अब देख रहे हैं, ये है एक ट्यूलिप के बिकने की कॉस्ट। इसमें लिखा हुआ है 2 लाख ऑफ वीट। लास्ट जो होता है वो होता है 200 केजी। तो 2 लाख ऑफ वीट मतलब ये 400 केजी वीट। 4 लाख ऑफ राई। राई भी एक तरह का अनाज होता है।
तो 4 लाख ऑफ राई मतलब 800 kg राई, 4 फैट ऑक्सन, 4 बैल, और 8 स्वाइन मतलब जो सुअर, फिर शीप 12, और वाइन बहुत सारी, बियर, बटर, चीज, एक पूरा बेड, एक कपड़ों का जोड़ा, और एक सिल्वर ड्रिंकिंग कप। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ एक ट्यूलिप के लिए, एक फूल के लिए, उसके एक बल्ब के लिए ये था। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि कभी भी एक ट्यूलिप का बल्ब इतना महंगा हो सकता है? स्पेशली बल्ब से मेरा मतलब है वो जो जड़ जो होती है उसे बल्ब बोलते हैं। तो वो उससे ठीक है 2-3 बार आपके ट्यूलिप आएंगे, लेकिन क्या वो इतना महंगा कभी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो दैट वाज द फर्स्ट क्रैश। क्रैश होने का रीजन कोई ऐसा बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बहुत सिंपल था, लोगों में अचानक अकल आ गई। आप समझ ही सकते हैं कि इतना महंगा ट्यूलिप बिकने का कोई मतलब नहीं है। तो लोगों को अचानक रियलाइज हुआ, एक साथ बहुत सारे लोगों को, कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों इतना हम पैसा देने के लिए मर रहे हैं? सिर्फ एक एक फूल ही तो है ये, तो इसके लिए हम क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? और जैसे ही लोगों में वो अकल आई, ट्यूलिप की डिमांड खत्म हो गई, और डिमांड खत्म हुई नहीं, और ट्यूलिप का मार्केट जो है वो क्रैश हो गया। तो ये था दुनिया का पहला, सबसे पहला मार्केट क्रैश। ये मार्केट क्रैश, इसमें मतलब आप ये देखिएगा कि रैशनल बिहेवियर जो लोगों का था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लोग सोच समझ के बिहेवियर नहीं कर रहे। दूसरा जो आया था उसके लिए मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है, बंगाल बबल जिसको बोलते हैं। तो वो आया था बंगाल में। हुआ क्या था, इसके लिए भी एक स्टोरी है। हुआ क्या था कि 1657 में, आप सबको पता होगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, जो नवाब बंगाल का था उसको हरा के। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इंग्लैंड का कोई वो नहीं था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था। तो जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनको लगने लगा कि अब तो बंगाल से बहुत जबरदस्त पैसा आने वाला है, क्योंकि क्लाइव ने कब्जा कर लिया है, टैक्स होगा उस पे, वहां बहुत सारी उस टाइम पे अच्छी चीजें बनती थी, जैसे म्यूसलिन या सिल्क जो होता है वो बंगाल में बहुत बनता था। उसके अलावा बंगाल में चावल और अनाज बहुत होता था। तो सबको लगने लगा अब तो जो कुछ बंगाल में पैदा हो रहा है वो सब हमारा ही है अब। तो शेयर होल्डर्स को लगने लगा हमारी कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव हमारा बाशिंदा, हमारा बंदा, और अब वो पैसे यहाँ भेजने लगेगा। लोगों को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अब पैसा डालना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर में इसकी स्टॉक वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी की इनकम बढ़ रही है। नॉर्मल जो हम हर जगह देखते हैं स्टॉक मार्केट में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो वही सोच के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक्स खरीदने शुरू किए। और वो स्टॉक्स खरीदते खरीदते एक टाइम ऐसा आया कि उन स्टॉक्स की वैल्यू जो थी वो 284 पाउंड पर पर शेयर हो गई, और दैट वाज द पीक। लेकिन उसके बाद अचानक ये अगले 10 साल में इतना जबरदस्त क्रैश हुआ कि वो 284 से सिर्फ 122 पाउंड्स रह गई। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ठीक है क्लाइव ने बंगाल जीत लिया, लेकिन उस टाइम पे और भी लोग थे, हैदर अली जैसे, जिनने अंग्रेजों से लड़ने की बहुत जद्दोजहद करी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा पैसा बंगाल में डाल रखा है, तो उसको डिफेंड करने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे, और प्लस वो साथ साथ इंडिया में बाकी जगह एक्सपैंड करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उस कोशिश में उनको जो लग रहा था ना कि अब बंगाल से इतना पैसा लंदन की तरफ फ्लो होने लग जाएगा, वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो सारा पैसा जाने लगा हैदर अली और उनके जैसे और मराठा इन सब से लड़ाई करने में। छत्रपति शिवाजी हो गए, ये सारे लोग, इनके प्रेडिसेसर जो थे, ये सारे अंग्रेजों से लड़ने लगे। तो वो पैसा लंदन में फ्लो करने की बजाय इन लड़ाइयों में जाने लगा। तो लोगों को रियलाइज होने लगा कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा तो बना के नहीं देगी। और जैसे ही लोगों को ये रियलाइज हुआ, लोगों ने स्टॉक बेचने शुरू कर दिए, स्टॉक बेचने शुरू किए, और स्टॉक प्राइस गिरने लग गया। तो वो 284, 284 से 122 पे वो जो प्राइस गिरा उसको बोलते हैं बंगाल बबल। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इकोनॉमिक्स एट प्ले। एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आके सेटअप किया। लोगों को लगने लगा कि अब वो बस पैसा खोदने लगेगी वहां से, और खोद के लंदन भेजने लगेगी। लोगों ने उसके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ा दिए। थोड़े टाइम बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि पैसा इतनी आसानी से भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपनी लोकली इंडिया में लड़ाइयों में लग गई। उसे अपने लोकल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा, ट्रेनिंग स्कूल्स आर्मी के लिए, आर्मी के रहने के लिए जगह, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना पड़ा। और ओवर टाइम लोगों को रियलाइज हुआ इतना अच्छा डिसीजन नहीं है इसमें इन्वेस्ट करना, लोग उससे निकल गए। तो ये तो थे बड़े इंटरेस्टिंग दो हिस्टोरिकल जो ब्लंडर्स जो मैं बोलूंगा,
उसमें भी इसमें भी आप ये देखेंगे कि रैशनैलिटी जो लोगों की थी, वो नहीं थी। लोगों ने पैसा डालना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सोच के कि बहुत पैसा जनरेट होगा, लेकिन वो रैशनल डिसीजन नहीं था क्योंकि लोग उसमें भूल गए थे कि उस टाइम पे बहुत सारे खर्चे भी होंगे कंपनी के। तो अब आते हैं हम 1900s में। 1900s में जो सबसे बड़ा जो क्रैश आया, वो था 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश। अब उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश तो आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन जहां रैशनैलिटी खत्म होती है वहां स्टॉक मार्केट क्रैश होने के ज्यादा चांसेस है। तो इसके लिए मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ, और ये ग्राफ जो है ये मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 1890 से लेके और 1920 तक स्टॉक मार्केट जो जो एवरेज जो था वो कुछ रेंज में चल रहा था, लेकिन 1920s में आके अचानक ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और 20s में आने के बाद वो एक पीक पहुंचा 1929 में, और उसके बाद बहुत जबरदस्त उसमें क्रैश आया ऑलमोस्ट 90%। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ से ये जो अचानक ग्रोथ चालू हुई है, ये एक बबल क्रिएट कर रही है, और उस बबल के चलते ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, क्योंकि देर वॉज नथिंग अंडरलाइन, कोई इसमें अंडरलाइन ग्रोथ नहीं थी, ये सिर्फ किसी तरह से मनी को मैनिपुलेट किया जा रहा था, और उसके कारण ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। इसमें भी कॉमन चीज यही थी, रैशनैलिटी नहीं थी। ये इसलिए भी था क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर वन जो है वो जस्ट खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद बहुत सारा पैसा पंप इन किया गया था इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए, और लोग बड़ा ओवर एंथुसियास्टिक हो गए थे ये सोच के कि भाई वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया है और अब चीजें स्टेबल हो जाएंगी, और वो ओवर एंथुसियाज्म में स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से चढ़ने लगा। बट इट वॉज ओवर एंथुसियाज्म, इट वॉज नॉट रैशनैलिटी एज आई सेड। सो ये जो था ये हमारा अगला क्रैश जो हमने डिस्कस किया वो था। इसके साथ ही अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जापान में आते हैं हम। और जापान में क्या हुआ था, जापान में एक समय था जब हाउसिंग बबल जापान में क्रिएट होने लगा था, और उस हाउसिंग बबल के चलते लोग प्रॉपर्टी में पैसा डालने लगे, और पैसा इतना उनकी प्रॉपर्टी में पैसा इतना तेजी से बनने लगा कि लोग फिर एक प्रॉपर्टी बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हुआ उसको स्टॉक मार्केट में डालने लगे। स्टॉक मार्केट में डाल के उनने एक दो घर और खरीदे, वहां से और पैसा जनरेट हुआ, और फर्दर स्टॉक मार्केट में डालने लगे। और ये सारा पैसा जो था स्टॉक जो जापान था वो बाहर के देशों से लोन ले रहा था, बहुत सारे देशों से, यूएस उस टाइम पे बहुत मेजर इकोनॉमी था, वहां से यूरोप हो गया, वहां से लोन लेके जापान, और अपना ये पैसा एडिशनल पैसा आ रहा था जो कि लोग उठा उठा के स्टॉक मार्केट में डाले जा रहे थे। और हुआ ये कि अचानक 1990 में जाके जापान का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से क्रैश किया, और वो इतना तेजी से क्रैश किया कि वो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो अभी मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, आज तक वो रिकवर नहीं किया है। अब इसमें भी ये देखिए कि इसमें रैशनल ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ 1960s से ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे चले जा रही है। 85 में अचानक आके कोई ब्रेक ऑफ पॉइंट आता है, और उसके बाद जो ग्रोथ जो है वो दैट इज इरेशनल, 12,000 से लेके सीधा 40,000 पहुंच जाता है 5 साल में उनका इंडेक्स, जो निके जिसको बोलते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। 5 साल में 3-4 गुना इंडेक्स बढ़ना इज इम्पॉसिबल। तो ये जो था ये एक बबल क्रिएट हो रहा था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये एक बबल था। अगर ये ग्राफ अपने नॉर्मल रेट पे चलता रहता तो ये बबल अवॉइड हो जाता, लेकिन ये अचानक बबल क्रिएट हुआ, और ये बबल फिर फट गया, और इसीलिए इसको बोलते हैं जापानीज क्रैश। इसके बाद हम आते हैं डॉट कॉम बबल पे। डॉट कॉम बबल जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक एक समय था जब बहुत सारी डॉट कॉम कंपनीज चालू हुई थी, और वो सारी डॉट कॉम कंपनी जो थी, लोगों को लगता था भाई इंटरनेट आ गया है, डॉट कॉम कंपनीज आ गई हैं, और ये सारी कंपनीज तो अब बहुत तगड़ी तोड़फोड़ मचा देंगी दुनिया में। उसके चलते लोगों को ओवर एंथुसियास्टिक हो गए लोग, और लोगों ने डॉट कॉम कंपनीज के शेयर्स खरीदने शुरू किए। लेकिन अचानक एक टाइम आया 2000 के आसपास जब लोगों को लगा कि ये डॉट कॉम कंपनीज इतनी कोई रेवोल्यूशनरी नहीं है, ये चेंजेस ला रहे, और जैसे ही वो रियलाइजेशन आया तो लोगों ने वहां से अपना पैसा निकालना शुरू किया, और वो जबरदस्त स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। और वो आप देख सकते हैं वो क्रैश इतना ज्यादा हुआ, नेस्डैक का ये ग्राफ है जो अभी आप मेरे इस पे देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा क्रैश हुआ कि ये उसका उसको काफी साल लगे रिकवर करने में, और अभी भी 2010 तक जो था वो रिकवर, अब तो आ गया है इस लेवल पे, लेकिन 2010 तक भी ये रिकवर नहीं कर पाया था।
तो ये एक और जो क्रैश की जो मैं बात करूंगा, ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश था डॉट कॉम बबल का। इसके बाद हम आते हैं एक और जो लास्ट क्रैश हम जो डिस्कस करेंगे, वो है 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उसमें भी एक बबल बन रहा था, जैसा अब आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं। ये जो बबल था, ये बबल बनने के बाद अचानक वो क्रैश हुआ, और जैसे ही थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई, वो क्रैश हुआ, और क्रैश होते ही वो वापस से बहुत नीचे गिरा, रिकवर करने लगा थोड़े टाइम बाद, बट क्रैश आया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बबल क्रिएशन अगर आप मैथमेटिक्स में देखें, ये जो सारे ग्राफ आपने देखे हैं, तो ये मैंने जैसा आपको दिखाया, बहुत छोटे पीरियड में बहुत तेजी से बढ़ना, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ बबल क्रिएशन। उस जगह बबल बन रहा है, और जहां बबल बन रहा है वहां क्रैश होने के चांस ज्यादा है। कोविड भी कुछ ऐसा ही था, ऑल्दो वो बबल नहीं था, लेकिन क्रैश उसमें भी आया। तो कोविड क्रैश हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल जो मैं आपको एक एक सिंगल मैसेज जो मैं देना चाहूंगा, जहां भी लोग इरेशनल होके, ओवर एंथुसियास्टिक होके कोई चीज खरीदने लगते हैं और उसके प्राइसेस बढ़ाने लगते हैं, दैट क्रिएट्स अ बबल। तो अब आते हैं हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और ये अब जो आप ग्राफ देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, जो मैंने डाउनलोड किया है, ये स्टॉक मार्केट इंडिया का जो चल रहा है, तो उसका ग्राफ है ये। आप ये देख सकते हैं कि 1999 में 890 पे था, और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 ये लगभग स्ट्रेट लाइन में ही बढ़ा है एक तरह से। अभी ये लगभग 18-19 हजार पे आके आ गया है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोई बबल क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक नॉर्मल ग्रोथ है हमारी। और ये सारी जो ग्रोथ है, ये दिस इज सपोर्टेड बाय एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडिया में हो रही है। नई कंपनीज आ रहे हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लग रही हैं। तो अगर हम सिर्फ सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें और सिर्फ इन ग्राफ्स को देखें, तो क्लियर है कि इनमें कोई बबल इंडिया में नहीं है। तो अब मैं वापस जाता हूं, जो मैंने शुरू में बोला था, यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि वेस्टर्न इकोनॉमीज में फिर से एक बबल क्रिएट हो रहा है। आप यूएस का ग्राफ देखिए, यही वाला यूएस नैस्डैक का ग्राफ आप जाके, या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ चेक कीजिए, आपको वो बबल दिखेगा जो अचानक ऊपर चढ़ के, जो तेजी वाली ग्रोथ बहुत शॉर्ट पीरियड में वो दिखेगा। इंडिया में वो नहीं है। सो यस, वी आर एंटरिंग अ बबल, बट ओनली इन वेस्टर्न इकोनॉमीज, एंड नो, इंडिया इज नॉट इन अ बबल स्टेट। इंडिया इज इन अ ग्रोथ स्टेट, जो ग्रोथ चलती रहेगी। सो इंडिया के स्टॉक मार्केट में बेझिझक इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छी कंपनीज ढूंढिए, उनमें पैसा डालिए। अब मैं क्लोज करना चाहूंगा, मैंने आपको जो बोला था, दो और बबल जो बन रहे हैं उनके बारे में दिखा के, और उनके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा दो और ग्राफ। एक तो मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो। क्रिप्टो, आप जो स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस का ग्राफ है, और आप ये देख रहे हैं बहुत तेजी से ये चढ़ा और बहुत तेजी से गिरा, और अभी भी जहां पे है ये भी एक बबल में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिप्टो से आप दूर रहिए। क्रिप्टो इज नॉट समथिंग, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आप कोई बिटकॉइन खरीदते भी हैं तो आपको कोई फिजिकल चीज नहीं मिल रही है। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको एक कंपनी का एक हिस्सेदारी मिल रही है। अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सो देर इज नो अंडरलाइंग एसेट इन बिटकॉइन। और दूसरा, टेस्ला। टेस्ला का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी एक साल पहले टेस्ला की जो मार्केट वैल्यूएशन थी, वो बाकी सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई, ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, इन सब की मार्केट वैल्यूएशन जोड़ के भी जो मार्केट वैल्यूएशन थी, उससे टेस्ला की ज्यादा थी। लेकिन टेस्ला जो साल में जितनी गाड़ियां बना रही थी, वो सिर्फ मर्सिडीज का 5% भी नहीं बना रही थी। तो आप ये देख के चलिए कि कुछ सेंस नहीं बनता है कि एक तरफ तो ये 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो लाखों गाड़ियां साल में बना रही हैं, और दूसरी तरफ टेस्ला है जो इनकी 5% भी नहीं बना रही है, लेकिन इन टेस्ला की कीमत जो है कंपनी की, वो इन सबसे इनकी जोड़ के भी ज्यादा है। सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ अ बबल। ये बबल कुछ हद तक फूट चुका है, टेस्ला का स्टॉक प्राइस गिर चुका है, बट दीज आर ऑल बेसिकली बबल्स विच आर बीइंग क्रिएटेड इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और आप ये बबल्स को डिटेक्ट करिए और इन बबल्स से दूर रहिए। इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया में इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक इट, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।